इसका मतलब ये सभी है। तो उन्होंने बता दिया कि संस्कृति का मतलब इन सभी बातों से है। ए पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर्स व्यू पॉइंट इज टू दैट एक्सटेंट लिमिटेड इन माइंड एंड कल्चर। तो ए पर्सन कोई भी व्यक्ति हु कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर्स व्यू पॉइंट, तो जो किसी दूसरे के दृष्टिकोण को ठीक से नहीं समझ सकता, इज टू दैट एक्सटेंट लिमिटेड इन माइंड एंड कल्चर, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये माना जाता है कि वो मन और संस्कृति से सीमित है। बिकॉज क्योंकि नोबडी, अब इसके बाद देखिए आपको इसका सेंस अगर ठीक से समझना है तो ये जो नोबडी वाली लाइन है इसके बिल्कुल लास्ट में पहले जाइए, और लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है, लिखा है कैन परस्यूम टू हैव द फुलेस्ट नॉलेज एंड विजडम। तो यहाँ से पूरे सेंटेंस का सेंस निकलेगा। ये जो बीच का पार्ट आपने छोड़ा है इसको लास्ट में लेंगे। तो नोबडी कैन परस्यूम यानी कोई भी राजी नहीं हो सकता, टू हैव द फुलेस्ट नॉलेज पूर्ण ज्ञान के लिए, एंड विजडम और विजडम के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के लिए और विजडम के लिए राजी नहीं हो सकता। अब कोई भी व्यक्ति राजी नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने बीच में जोड़ा है कि परहैप्स बियरिंग सम वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स, परहैप्स शायद बियरिंग छोड़कर, सम वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स, अगर हम कुछ असाधारण मनुष्यों को छोड़ दें, तो जो फुलेस्ट नॉलेज और विजडम के लिए राजी होते हैं, इसका मतलब वो उनके हिसाब से वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स को छोड़ दें तो हर कोई व्यक्ति इसके लिए राजी नहीं हो सकता। तो ये तो एक ग्रुप हो गया। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप जिसकी वो चर्चा करते हैं कि द अदर पार्टी और द अदर ग्रुप, कि जो दूसरी पार्टी होती है, दूसरा जो समूह होता है, दूसरा जो ग्रुप होता है, मे ऑल्सो हैव सम इंक्लिंग ऑफ नॉलेज, कि उनके पास थोड़ा सा आभास हो सकता है ज्ञान का, और विजडम या बुद्धिमानी का, और ट्रुथ या सत्यता का। एंड इफ़ वी सेट अवर माइंड्स टू दैट, यानी एक ग्रुप तो ये हो गया जिसके पास ज्ञान नहीं है या जो फुलेस्ट नॉलेज उसके पास नहीं है, और दूसरा वो ग्रुप उन्होंने बता दिया कि जिसके पास नॉलेज है। अगर मान के चलिए कि अगर आपने एक ग्रुप के लिए जैसे अपने दरवाजे को बंद किया, जैसे आपने तो केवल अपने दिमाग के दरवाजे को ये सोच करके बंद कर लिया कि नहीं मुझे कुछ भी अंदर नहीं आने देना, तो एक संस्कृति के तरीके से देखें तो वो कह रहे हैं कि इफ़ वी सेट अवर माइंड्स टू दैट, अगर हमने उसके लिए अपने दिमाग को बंद कर लिया, देन वी नॉट ओनली डेप्राइव अवर सेल्फ ऑफ इट, तो न केवल हम इससे वंचित रह जाएंगे, बट वी कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, और जबकि एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम इससे न केवल वंचित रहेंगे, ये चीज़ें तो हम तक नहीं आ पाएंगी, साथ साथ में हमारा जो दिमाग होगा उसमें एक अलग तरीके का जो एटीट्यूड है उसे हम विकसित करेंगे। विच आई वुड से, जिसे मैं ये कहूँगा, इज अपोज्ड टू दैट ऑफ कल्चर्ड मैन। और इस तरीके का अगर एटीट्यूड किसी दिमाग में विकसित होता है तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो संस्कृति के खिलाफ होता है, या जो इस प्रकार का आचरण है वो संस्कृति के खिलाफ होता है। द कल्चर्ड माइंड, एक जो सुसंस्कृत दिमाग होता है, रूटेड इन इटसेल्फ, वो अपने आप में रूटेड होता है, यानी उसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, यानी उसे बिल्कुल ये नहीं डरना चाहिए कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ उसकी जो संस्कृति है उसको प्रभावित कर देगी। शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज़ ओपन, इसलिए उसे अपने दरवाजे और खिड़कियां जो है वो खुले रखनी चाहिए। जो कुछ भी उसे मिलता है उसे देखना तो चाहिए, कम से कम स्वीकार करने की बात बाद में आती है, सबसे पहले आपको उसको देखना तो चाहिए। इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट, और इसके पास जो कल्चर्ड माइंड होता है उसके पास क्षमता होती है टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट फुल्ली, पूर्ण रूपेण दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की उसके पास क्षमता होती है। इवन दो, यद्यपि इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विद इट, हालांकि ये जो दिमाग होता है वो हमेशा जो कुछ भी उसने देखा उससे सहमत नहीं हो सकता। तो हम जो कुछ भी देखते हैं उससे सहमत नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन हम अपने दिमाग को किसी जो भी सामने हमें दिखाई दे रहा है हमें उसके लिए खुला रखना चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ओनली अराइज व्हेन यू अंडरस्टैंड अ थिंग, तो जो क्वेश्चन है ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, सहमति और असहमति का जो प्रश्न है, ओनली अराइज, केवल उठता है, व्हेन यू अंडरस्टैंड अ थिंग, जब किसी भी बात को तुम समझ सकते हो। तो अगर कोई भी बात आपकी समझ में आ जाती है तब
प्रश्न ये उठता है कि आप उससे सहमत हैं कि असहमत हैं। सबसे पहले तो आपने अपने दरवाजे और खिड़कियां ये सोचकर ही बंद कर लिए कि नहीं, मेरी संस्कृति पर कोई गलत प्रभाव नहीं हो जाए, लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि जो प्रभाव होने वाला है वो गलती है? तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट तो तब आएगा जब आप पहले किसी को देखिए। आगे देखिए, अदरवाइज इट इज़ ब्लाइंड नेगेशन। और अगर आप ऐसा करते हैं कि दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं तो ये तो एक अंधा नकार है, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपने खिड़की किसके लिए बंद कर दी। तो अगर आप इस तरीके से बंद कर लेते हैं तो ये तो एक ब्लाइंड नेगेशन है, अंधा नकार है। विच इज़ नॉट अ कल्चर्ड अप्रोच टू एनी क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कल्चर्ड अप्रोच, जो एक सुसंस्कृत दृष्टिकोण नहीं माना जाता टू एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरी बात है, जो संस्कृति को उन्होंने एक पेड़ के उदाहरण दे करके भी बहुत अच्छे से समझाया, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कोई जड़ का अस्तित्व तब तक नहीं होता जब तक वो प्रकाश में नहीं आती, जब तक उसे खुली हवा नहीं मिलती। और किसी भी पत्ती का, किसी भी फूल का अस्तित्व भी तब तक नहीं होता जब तक उसके पास एक अच्छी जड़ नहीं होती। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें संस्कृति को ठीक से समझना है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, इसमें उन्होंने संस्कृति को साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो आई शुड लाइक टू यूज़ अनदर वर्ड साइंस, आई शुड लाइक टू यूज़, यहाँ मैं उपयोग करना चाहूँगा एक और शब्द विज्ञान का। फिर वो बताते हैं कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच, कि अगर आप सब लोग सोचते हैं तो थोड़ा सोचिए कि साइंटिफिक अप्रोच कहते कैसे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है टू लाइफ से प्रॉब्लम, जीवन की समस्याओं का। तो अगर जीवन में आपकी कोई समस्या है तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है। आई सपोज इट इज़ वन ऑफ एग्जामाइनिंग एवरीथिंग। अब वो अपने विचार से बताते हैं कि मेरे विचार से तो ये होता है कि एग्जामाइनिंग एवरीथिंग, सभी चीज़ों की जांच करना, ये एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। ऑफ सीकिंग ट्रुथ बाई ट्रायल एंड एरर एंड बाई एक्सपेरिमेंट, या फिर सत्य की खोज करना बाई ट्रायल एंड एरर, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी होती है उसके द्वारा आप सत्य तक पहुँचें, एंड बाई एक्सपेरिमेंट, या प्रयोग करके आप सत्य तक पहुँचें। ऑफ नेवर सेइंग दैट इट मस्ट बी सो, और हमेशा ये कहना कि ऐसा होना चाहिए। ऑफ नेवर सेइंग कि कभी ये मत कहो कि ऐसा होना ही चाहिए, बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन हमेशा समझने का प्रयास करते रहो, वाई इट इज सो, कि ऐसा क्यों है। तो अगर आप साइंटिफिक अप्रोच में जीना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को आप नकारें नहीं, जबकि ये समझने की कोशिश करें कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। एंड इफ़ वन इज कन्विंस्ड, और अगर कोई व्यक्ति किसी भी बात के लिए कन्विंस्ड ऑफ इट, कि अगर आप किसी के लिए आश्वस्त हैं, ऑफ एक्सेप्टिंग इट, तो आप इसे स्वीकार करें। ऑफ हैविंग द कैपेसिटी टू चेंज वंस नोशंस, ऑफ हैविंग द कैपेसिटी, आप अपने अंदर क्षमता रखें, टू चेंज वंस नोशंस, किसी भी अवधारणा को बदलने की। द मूमेंट सम अदर प्रूफ इज फोर्थ कमिंग, और कुछ और भी प्रमाण हैं जो आगे आने वाले हैं। ऑफ हैविंग एन ओपन माइंड, एक खुला हुआ दिमाग रखना। विच ट्राइज टू इम्बाइब द ट्रुथ वेयर इट इज़ फाउंड, और जो हमेशा सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हो जहाँ कहीं भी सत्य मिले। विच ट्राइज, जो हमेशा प्रयासरत रहता हो, टू इम्बाइब, आत्मसात करने के लिए, द ट्रुथ, सत्य को, वेयर एवर, जहाँ कहीं इट इज़ फाउंड, वो मिलता है। इफ़ दैट इज़ कल्चर, यदि ये संस्कृति है, हाउ फार इज इट रिप्रेजेंटेड, तो इसे कहाँ तक रखा जा सकता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में, एंड इन द नेशन ऑफ टुडे, और आज के राष्ट्रों में। ऑब्वियसली, जाहिर है, इफ़ इट वॉज प्रेजेंटेड मोर, यदि इसे अत्यधिक रखा जा सकता है, दैट इट इज़ मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, तो हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं वुड बी फॉर आइजर टू सॉल्व, वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। तो ये उन्होंने बताया कल्चर को लेकर के, जो अपनी साइंटिफिक अप्रोच है, जो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो इस तरीके से इसे मानते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, करीब करीब हर देश इस दुनिया में ये विश्वास करता है, दैट इट हैज़ सम स्पेशल डिस्पेंसेशन फ्रॉम प्रोविडेंस, कि इट हैज़ सम स्पेशल डिस्पेंसेशन, कि उसे विशेष छूट प्राप्त है। फ्रॉम प्रोविडेंस, प्रोविडेंस मतलब विधि,
कि जो विधि है या जो न्याय व्यवस्था है बस उसमें से उसे कुछ विशेष छूट प्राप्त है। ऐसा हर एक राष्ट्र नहीं मानता, हर एक व्यक्ति मानता है। जैसे न्याय की बड़ी व्याख्या करता है व्यक्ति, लेकिन जब भी कभी कानून की बात उस पर खुद के लिए आती है तो ऐसी स्थिति में वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे इससे छूट प्राप्त है। दैट इट इज ऑफ द चोजन पीपल, और वो ये मानता है कि उसके देश के जो लोग हैं वो चुनिंदा लोग हैं और रेस वो चुनिंदा जाति है। एंड दैट अदर्स, दूसरे की तुलना में, वेयर दे आर गुड और बैड, वेदर दे आर गुड और बैड, चाहे फिर वो लोग अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन हर राष्ट्र ये मानता है कि मेरे जो लोग हैं वो चुनिंदा लोग हैं, मेरा जो देश है उसे कुछ विशेष छूट प्राप्त है। समवॉट इन्फीरियर क्रिएचर्स, कुछ हद तक अगर वो तुच्छ प्राणी भी होते हैं तो भी हर देश ये मानता है। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है और जो देश है वो व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये विलक्षण है। हाउ दिस काइंड ऑफ फीलिंग परसिस्ट, कि इस प्रकार की जो भावना है वो किस तरीके से कायम रहती है। तो किस तरीके की भावना, कि अपने आप को सुपीरियर मानना। तो ये जो भावना है इसके बारे में वो कहते हैं कि इस तरीके की भावना किस तरीके से बनी रहती है इन ऑल नेशन, सभी राष्ट्रों में, ऑफ द ईस्ट, पूर्व के, एज वेल एज ऑफ द वेस्ट। तो पूर्व से लेकर के पश्चिम के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें इस तरीके की भावना बनी रहती है, विदाउट एक्सेप्शन, इसमें कोई अपवाद नहीं है, यानी इस प्रकार की भावना से कोई भी देश अछूता नहीं है। इसके बाद आगे देखिए कि द नेशंस ऑफ द ईस्ट आर स्ट्रांगली एंट्रेंस्ड, द नेशंस ऑफ द ईस्ट के जो पूरब के राष्ट्र हैं, आर स्ट्रांगली एंट्रेंस्ड, तो बड़े मजबूत तरीके से उनको स्थापित किया गया, इन देयर ओन आइडियाज़, अपने विचारों में, एंड कन्विक्शंस, अपनी अवधारणाओं में, एंड समटाइम्स इन देयर ओन सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, इन देयर ऑन सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और कुछ मामलों में तो श्रेष्ठता को लेकर के, अबाउट सर्टेन मैटर्स। तो कुछ विशेष जो मामले होते हैं उनमें अपनी श्रेष्ठता को लेकर के उन्हें अपने आप को स्थापित किया। एनी हाउ, इन द कर्स ऑफ द लास्ट 2 or 300 ईयर्स, खैर इन द कर्स के दौरान, किसके दौरान, ऑफ द लास्ट 2 or 300 ईयर्स, के पिछले 200 और 300 सालों के दौरान, दे हैव रिसीव्ड मैनी नॉक्स, नॉक ऑन द हेड, यानी उन्हें कई प्रकार की चोटें भी खाईं। दे हैव रिसीव्ड मैनी नॉक्स ऑन द हेड, यानी उन्होंने कई तरीके की चोटें खाईं। एंड दे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, और उनको अपमानित भी किया गया। दे हैव बीन डिवेस्ड, उनके साथ बहस भी हुई। एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, और उनका शोषण भी हुआ। तो ये बात सही है कि उन्होंने अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया। बहुत से ऐसी बातें थीं जिनमें उन्होंने अपने आप को सुपीरियर माना, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इस मामले में चोटें भी खाई, उन्हें अपमानित भी किया गया, उनसे बहस भी करी गई, यानी सारी बातें हुई। एंड ऑल्सो सॉरी एंड सो इन स्पाइट ऑफ देयर फीलिंग, और इसलिए इन स्पाइट ऑफ देयर फीलिंग दैट दे वर सुपीरियर, इस भावना के बावजूद कि वो श्रेष्ठ हैं इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से, दे वर फोर्स्ड, उन्हें मजबूर किया गया, टू एडमिट, ये स्वीकार करने के लिए, दैट दे कुड बी नॉक्ड अबाउट एंड एक्सप्लॉइटेड, कि दे कुड बी नॉक्ड, कि उन्हें भी बीट किया जा सकता है। तो बेशक उनके अंदर ये जो सुपीरियरिटी की भावना थी, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 200-300 सालों में उन्हें मजबूर किया गया कि वो स्वीकार करें इस बात को कि उन्हें भी बीट किया जा सकता है, एंड एक्सप्लॉइटेड, और उनका भी शोषण किया जा सकता है। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, दिस ब्रॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म टू देम, दिस ब्रॉट, यानी ये जो उनकी सोच थी ये लेकर के आई, सेंस ऑफ रियलिज्म टू देम, उनके लिए यथार्थवाद की जो भावना थी वो उनके लिए लेकर के आई, यानी उनको भी जो वास्तविकता जो थी उसको उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा। देयर वॉज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, देयर वॉज ऑल्सो एन अटेम्प्ट, के एक प्रयास भी हुआ, टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचने का, बाई सेइंग दैट, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, कि इट वॉज सैड, ये बड़े दुख की बात है, दैट वी वर नॉट सो एडवांस्ड, कि हम लोग इतने ज़्यादा उन्नत नहीं थे, अच्छे नहीं थे, इन मटेरियल में, एंड टेक्निकल थिंग्स। तो जो वास्तविकता थी
उससे बचने का इस तरीके से प्रयास हुआ कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम लोग मटेरियल में और टेक्निकल थिंग्स में अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने इतना किया। नेवरदलेस फिर भी वी वर सुपीरियर इन एसेंशियल थिंग्स। तो उन्होंने यही कहा कि इसके बावजूद भी हम लोग सुपीरियर थे, हम लोग उन्नत थे इन एसेंशियल थिंग्स, आवश्यक चीज़ों में, इन स्पिरिचुअल थिंग्स, आध्यात्मिक चीज़ों में, एंड इन मोरल वैल्यूज़ और नैतिक मूल्यों में। आई हैव नो डाउट, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है, दैट स्पिरिचुअल थिंग्स एंड मोरल वैल्यूज़ आर अल्टीमेटली इज स्पिरिचुअली सुपीरियर। तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आई हैव नो डाउट, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, दैट स्पिरिचुअल थिंग्स के जो आध्यात्मिक बातें हैं एंड मोरल वैल्यूज़ और जो नैतिक मूल्य हैं आर अल्टीमेटली मोर इम्पोर्टेंट, कि ये दोनों की दोनों बातें अंतिम रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये तो उन्होंने स्वीकार किया, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो ये कहते हैं कि ये बात सही है कि जो आध्यात्मिक बातें हैं, जो मोरल वैल्यू हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं देन अदर थिंग्स, अन्य बातों से। बट द वे वन फाइंड्स एस्केप, लेकिन जिस तरीके से कोई बचने का प्रयास करता है, इन द थॉट, इस विचार से, दैट वन इज स्पिरिचुअली सुपीरियर, कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सुपीरियर है, सिंपली बिकॉज वन इज इन्फीरियर इन मटेरियल, क्योंकि वो हल्का है, वो थोड़ा कम है काय में, इन मटेरियल, तो वो मटेरियल में हल्का है, फिजिकल सेंस में वो थोड़ा सा हल्का है, तो इस वजह से वो स्पिरिचुअल जो सुपीरियरिटी उसके अंदर है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है तो ये उन्हें ठीक नहीं लगती। यानी सीधे सीधे ये तो इसी तरीके की बातें हो गई कि आप गेम्स में अच्छे हैं इसलिए आपके नंबर अच्छे नहीं आते, आप खेलते हैं इसलिए आपके नंबर अच्छे नहीं आते, आप टीवी देख रहे हैं इसलिए आपके अच्छे नंबर नहीं आते। तो स्पिरिचुअल थिंग्स हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, मटेरियल है, उनकी भी आवश्यकता होती है। आगे देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से। सिंपली बिकॉज वन इज इन्फीरियर इन मटेरियल एंड फिजिकल सेंस इज सरप्राइजिंग, ये उन्हें आश्चर्य की बात लगती है। तो इट डज नॉट फॉलो बाई एनी मीन्स, तो यह किसी भी तरीके से अनुकरणीय नहीं होता। क्या? इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम फेसिंग अप टू द कॉजेज ऑफ वंस डिग्रेडेशन। तो इट इज़ एन एस्केप, कि ये तो एक तरीके से बचाव हो गया, काहे का? फ्रॉम फेसिंग, सामना करने से, अप टू द कॉजेज ऑफ वंस डिग्रेडेशन, यानी अपने जो पतन के कारण हैं उनसे अपने आप को बचाने का एक तरीके से ये प्रयास है। जैसे आपने कोई जो मटेरियल में अच्छा काम नहीं किया, आपने जो फिजिकल थिंग्स हैं उनमें अच्छा काम नहीं किया, तो इसलिए आप ये कहने लगे कि नहीं हम लोग स्पिरिचुअल थिंग्स में बहुत अच्छे हैं। तो एक तरीके से ये भारत के संदर्भ में कह सकते हैं कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम टेक्निकल जो पॉइंट है उसमें थोड़े से पीछे हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि आप ये कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल, हमारा जो अध्यात्म है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आज अगर ज़रूरत है तो वो अध्यात्म की भी है और दूसरी हमें ज़रूरत टेक्निकल थिंग्स की भी है। आगे, नेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन, यहाँ बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि जो अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो निश्चित रूप से इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन, वो एक जिज्ञासु घटना है। यानी राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं, आज भी जैसे जिस समय में इस चैप्टर को आप लोग जो रीड कर रहे हैं, इस समय भी एक विशेष प्रकार का राष्ट्रवाद है जो देश पर हावी है। एक ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें किसी को नहीं पता कि राष्ट्रवाद क्या होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर पता नहीं किस तरीके का एक राष्ट्रवाद, उसके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं मैं बड़ा देशभक्त हूँ। तो नेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज ए क्यूरियस फिनोमिनन, जो राष्ट्रवाद है वो जिज्ञासु घटना है, विच एट अ सर्टेन स्टेज, जो एक विशेष स्तर पर आकर इन कंट्रीज हिस्ट्री, देश के इतिहास में, गिव्स लाइफ, जीवन देती है, ग्रोथ विकास देती है, स्ट्रेंथ शक्ति देती है, एंड यूनिटी और एकता भी देती है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय पर, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लिमिट वन, लेकिन राष्ट्रवाद ये सारी चीज़ें देती है तो ये एक चीज़ और देती है कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लिमिट वन, कि ये किसी भी व्यक्ति को सीमित भी करती है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। जैसे अगर आप, मैंने पहले भी एक दो बार बताया है इस चैप्टर में, कि अगर आप केवल इसलिए कहते हैं कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, कि आप क्यों कह रहे हैं क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ इसलिए इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो ये एक, जैसे आप कहते हैं नहीं कि ये अंधविश्वास, जैसे अंधविश्वास अलग चीज़ होती है और विश्वास अलग चीज़ होती है। तो इस तरीके की जो बातें करते हैं कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री,
जबकि उन्हें नहीं पता कि मैं किस अर्थ में कह रहा हूँ कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। अगर उन्होंने कुछ सोचा नहीं, इंडिया के जैसे आपको इतिहास नहीं पता, अगर आपको कोई बात नहीं पती और फिर भी आप कह देते हैं कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो ये खोखला राष्ट्रवाद होता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी हम प्रेम से रहते हैं, इसलिए इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री।